गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंद्रेश मौर्य। निर्माण IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। संसदीय व्यवस्था, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब हम सिविल में एग्जाम देते हैं तो हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। जन्मदाता, तो संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता जो है ब्रिटेन है। संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन बनता है कि भारत ने संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया है, तो भारत ने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह सिर्फ केंद्र के स्तर पर लागू है कि राज्य के स्तर पर लागू है, कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लागू है। तो इसको हम देखते हैं तो जो भारत में संसदीय व्यवस्था है वह केंद्र के भी स्तर पर लागू है और उसके साथ साथ राज्य के भी स्तर पर लागू है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, इसके क्या लक्षण होते हैं। इसी लक्षण पर हमको विशेष करके ध्यान देना होता है कि संसदीय व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो अब हम लक्षण पर चलते हैं कि संसदीय व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं। अब हम लक्षण को देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था के लक्षण क्या हैं। संसदीय व्यवस्था के लक्षण क्या हैं, व्यवस्था के लक्षण, यहां से क्वेश्चन आप बनेगा और ध्यान पूर्वक इसको ध्यान देने की बात होती है। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि संसदीय व्यवस्था में कि जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका के दो मुखिया होते हैं। दो मुखिया होते हैं कार्यपालिका के, एक होते हैं नाम मात्र के मुखिया और एक होते हैं वास्तविक। एक नाम मात्र के होते हैं और एक होते हैं वास्तविक। यदि हम नाम मात्र के मुखिया को इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति को ले लेते हैं, प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर हम प्रधानमंत्री को ले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं। अब ये तो केंद्र की बात हो गई। अब हमने कहा कि संसदीय व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों में लागू है। अब हम स्टेट में आते हैं, राज्य में आते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि नाम मात्र के मुखिया नॉमिनल दिखेंगे, फिर उसके साथ साथ वास्तविक यहाँ पर भी मिलेंगे। यदि हम स्टेट में देखते हैं तो नाम मात्र के मुखिया राज्यपाल मिलेंगे और वास्तविक में हम मुख्यमंत्री को रखते हैं। फिर इसी तरह से यदि हम ब्रिटेन में चलते हैं कि ब्रिटेन में, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी एक नाम मात्र के दिखाई देंगे, फिर उसके साथ साथ एक वास्तविक दिखाई देंगे। अगर हम नाम मात्र के मुखिया ब्रिटेन में देखते हैं तो यहाँ हम सम्राट को लेते हैं, राजा को लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेते हैं। फिर इसके साथ साथ दूसरा लक्षण क्या बनता है संसदीय व्यवस्था को, इसको हमको समझना होता है कि दूसरा लक्षण क्या है संसदीय व्यवस्था का। तो इसमें देखेंगे कि जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, कि मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो निम्न सदन के प्रति होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व निम्न सदन के प्रति होता है, निम्न सदन के प्रति। यह भी संसदीय व्यवस्था का क्या होता है, लक्षण होता है। यदि हम केंद्र में निम्न सदन देखते हैं तो केंद्र में हमको निम्न सदन लोकसभा मिलेगी। फिर उसके साथ साथ यदि हम स्टेट में देखते हैं
तो राज्य में तो निम्न सदन विधान सभा मिलेगी, विधान सभा मिलेगी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर लक्षण है कि जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं। यह भी संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण है कि कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं, कहीं से अलग नहीं से आते हैं, बल्कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यूनियन की एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर इसके साथ साथ अगर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, फिर इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं, फिर राज्य की मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो ये जो कार्यपालिका के सदस्य हैं ये विधायिका के सदस्य ही होते हैं, कहीं से नहीं होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कार्यपालिका को ले लें, यहाँ पर विधायिका को ले लें, तो ये जो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं ये विधायिका के ही मेंबर होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई मंत्री, जैसे मंत्री का उदाहरण लेते हैं कि कोई मंत्री है तो मंत्री तो संघीय मंत्रिपरिषद, ये मंत्री तो कार्यपालिका में आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मंत्री है तो वह संसद के किसी न किसी सदन का क्या है, सदस्य है। इसलिए यहां पर कहा गया कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वह विधायिका के ही सदस्य होते हैं। फिर उसके साथ साथ और भी लक्षण को देखते हैं कि और लक्षण क्या है, इसको हम देखते हैं। इसका और लक्षण आता है कि यह सत्ता के विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, सत्ता के विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, सत्ता के विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि शक्ति के विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, शक्ति के विलय के सिद्धांत पर कार्य करती है, के सिद्धांत पर। फिर इसके साथ साथ यहां पर संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग नहीं होती है, बल्कि कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे के पूरक होती है। अगर हम अन्य लक्षण को देखते हैं तो यहां पर कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं, विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था वह रंगमंच है जहां पर राजनीति का नाटक खेला जाता है। संसदीय व्यवस्था वह रंगमंच होता है जहां पर राजनीति का नाटक खेला जाता है। संसदीय व्यवस्था वह स्कूल होता है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिलता है। संसदीय व्यवस्था वह जो है हाइफन है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ता है। संसदीय व्यवस्था वह बकल है जो कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद।